हेलो एवरीवन। सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए पेपर 7 पार्ट 1 डिस्कशन सीरीज़ का ये हमारा 13वां वीडियो है। इस वीडियो में हम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की चर्चा करने वाले हैं। नाम से स्पष्ट है कि उपभोक्ता संरक्षण का जो उद्देश्य है वो किसी भी क्रेता के संरक्षण के लिए, जो व्यक्ति कुछ सामान क्रय कर रहा है और क्रय करने के बाद अगर कुछ समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो ऐसे व्यक्ति के संरक्षण के लिए, उसके अधिकारों के संरक्षण के लिए यह अधिनियम लाया गया है। विश्व में उपभोक्ता आंदोलन के जो जनक हैं राल्फ नाडेर को कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहले उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए, उनके हक के लिए आवाज़ उठाया था। भारत में भी ऐसे ही आंदोलन 1960 के दशक से शुरू हो गए थे और भारत में जो उपभोक्ता आंदोलन है उसके जनक कहे जाते हैं बीएम जोशी। 1974 में इन्होंने उपभोक्ता संरक्षण के लिए उपभोक्ता पंचायत की स्थापना की थी। ठीक है, और इन सभी गतिविधियों को देखते हुए सरकार ने 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लागू कर दिया था। ये जो एक्ट है इसमें समय समय पे संशोधन होते रहे हैं, जैसे कि 1993 में, 2002 में और हाल ही में नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया गया था, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के नाम से। क्योंकि 1986 से लेकर के अगर हम 2019-20 तक की स्थिति देखें तो तकनीकी रूप से काफ़ी सारे चेंजेस हो गए हैं। अब सामान न सिर्फ हमको ऑफलाइन मार्केट में बल्कि ऑनलाइन मार्केट में भी मिल जाता है। फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आप कुछ परचेस कर सकते हैं। तो इन सभी को यहाँ पे तो इंक्लूड नहीं किया गया था। जब 1986 में अधिनियम बनाया गया होगा उस समय ऑनलाइन परचेसिंग, ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में तो किसी ने सुना भी नहीं था। तो इन सभी चीज़ों को इंक्लूड करते हुए और उपभोक्ताओं को सशक्त करते हुए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू किया गया है। इस अधिनियम को लागू करने के उद्देश्य क्या हैं? अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखेंगे, हमारी परीक्षाओं में हालांकि अभी 2019 वाला अधिनियम लागू हो चुका है, लेकिन सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा के एग्ज़ाम्स में अभी भी 1886 के प्रावधान या इससे संबंधित बातों को ही पूछा जा रहा है। तो हमको दोनों के बारे में पढ़ना है, 1986 के बारे में डिटेल से पढ़ना है और 2019 के मुख्य प्रावधानों को भी पढ़ना है। तो 1986 में जो अधिनियम आया है उसका उद्देश्य क्या है? उपभोक्ता संबंधी विवादों का निपटारा करना, लोगों में जागरूकता फैलाना, अनुचित व्यापार नीतियों को कम करना, जो पीड़ित हैं उनको त्वरित न्याय दिलाना, साथ ही लोगों के कल्याण की भावना से सरकार ने यह अधिनियम लाया होगा। इसके अलावा बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा रह सके, लोग अपना चीज़ बेचने के लिए, अपना सामान बेचने के लिए गलत तरीकों का उपयोग न करें, गलत मार्केटिंग न करें, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा मार्केट में रहे, इन सभी उद्देश्यों से यह अधिनियम लाया गया है। इसके बाद में धारा नंबर 2, धारा 2 में बताया गया है परिभाषाओं के बारे में। इसमें परिवादी की परिभाषा दी गई है, उपभोक्ता किसे कहेंगे, कमी या त्रुटि किसको कहेंगे, नकली माल या नकली सेवा किसको कहेंगे, इन सभी की परिभाषा यहाँ पे दी गई है। तो सबसे पहले परिवादी किसको कहेंगे? परिवादी का मतलब है शिकायतकर्ता, जिसे सामान खरीदने के बाद उस सामान के उपयोग के दौरान या पूरे सामान से कोई शिकायत है या जो उस सामान से या सेवा से असंतुष्ट है, उस व्यक्ति को हम कहेंगे परिवादी या शिकायतकर्ता। तो शिकायतकर्ता किसको कहा जाएगा? तो डेफिनेशन में बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड किया गया है और डेफिनेशन अगर पूछा जाए, मान लो 2 नंबर में डेफिनेशन पूछता है कि परिवादी का परिभाषा लिखिए, तो इन सारी चीज़ों को हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। तो शिकायतकर्ता या परिवादी कौन है? इस धारा के अनुसार कोई व्यक्ति परिवादी कहा जाएगा यदि वह एक सामान्य उपभोक्ता है या इंडिविजुअल उपभोक्ता है, या कोई पंजीकृत स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन है, वो भी परिवादी हो सकता है या शिकायतकर्ता हो सकता है, या केंद्र सरकार या राज्य सरकार भी शिकायतकर्ता हो सकता है। इसके अलावा समान हित रखने वाले एक से अधिक उपभोक्ता, मान लो एक ही कंपनी का बहुत सारा फ्रिज बेचा गया और जितने लोगों को वो फ्रिज बेचा गया वो सभी फ्रिज डिफेक्टिव निकला, तो वो सारे मिलकर के एक साथ परिवादी या शिकायतकर्ता हो सकते हैं। इसके अलावा उपभोक्ता की मृत्यु की दशा में उसका जो लीगल जो वारिस होगा, जो भी विधिक वारिस होगा, वह भी
परिवादी या शिकायतकर्ता हो सकता है इस परिभाषा के हिसाब से। क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? कोई उपभोक्ता, कोई पंजीकृत संगठन, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या समान हित रखने वाले एक से अधिक उपभोक्ता या उपभोक्ता की मृत्यु में उसका विधिक वारिस, ये सभी परिवादी या शिकायतकर्ता के कैटेगरी में आ सकते हैं। अगला है उपभोक्ता की परिभाषा में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। तो उपभोक्ता से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी माल का क्रय करता है या जो ऐसे व्यक्ति की अनुमोदन से माल का प्रयोग करता है, या फिर सेवाओं को भाड़े पर लेता है, सेवाओं को या माल को भाड़े पर लेता है, उसका उपभोग करता है, या 2019 के कंडीशन में एक परिभाषा यहाँ पे बताई गई है। 2019 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में इस परिभाषा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अगर ऑनलाइन, टेली शॉपिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग के द्वारा भी कोई सामान खरीदता है, ऐसे व्यक्ति को भी उपभोक्ता कहा जाएगा। अगला है कमी या त्रुटि किसको कहेंगे। तो त्रुटि ऐसी गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता या मानक जिसके बारे में दावा किया गया था लेकिन वह वास्तविक दावे से कम निकला है, ऐसे मामले को हम ऐसे चीज़ों को हम क्या कहेंगे? कमी या त्रुटि कहेंगे। ठीक है, त्रुटि का मतलब क्या है? गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता या मानक जिसमें उस समय बनाए गए कानून के हिसाब से यह अपेक्षित था कि हम इस स्तर का सामान बनाएंगे या उपभोक्ता को देंगे, लेकिन उसमें अगर कमी की जाती है किसी भी स्तर में, गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता या मानक में अगर कमी की जाती है या वह दोषपूर्ण है, ऐसी स्थिति को हम क्या कहेंगे? कमी या त्रुटि कहेंगे। अगला है नकली माल या सेवा किसको कहेंगे? ऐसा माल या सेवा जिसके असली होने के दावा किया गया था लेकिन वह वास्तव में असली नहीं है, उन सभी को हम नकली माल या नकली सेवा कहेंगे। ठीक, तो परिभाषाओं में बहुत सारी चीज़ें शामिल हो सकती हैं। अब अगर आप इसका ओरिजिनल एक्ट उठा के देखेंगे तो उसमें बहुत सारे परिभाषाएं दी गई होंगी। हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से ये 3-4 शब्द हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं। ठीक, अब हम अगला नेक्स्ट टॉपिक है जो कि इस अधिनियम में मेंशन है, वो है उपभोक्ता संरक्षण परिषद। उपभोक्ता संरक्षण परिषद क्या है और इसमें कौन कौन से स्तर हो सकते हैं, इन सभी को हम ध्यान से एक एक करके देखने वाले हैं। उपभोक्ता संरक्षण परिषद का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति अपने खरीदे गए उत्पाद से या सेवा से संतुष्ट नहीं है और वह उपभोक्ता मामलों के जो कोर्ट बनाए गए हैं उन कोर्ट में अपनी शिकायत दर्ज करना चाहे तो उनके लिए सेपरेट कोर्ट हैं, लेकिन इन कोर्ट के ऊपर निगरानी जो उपभोक्ता मामलों के न्यायालय हैं, उपभोक्ता न्यायालय हैं, उनके ऊपर निगरानी रखना या उनका एडमिनिस्ट्रेशन देखना, इनके लिए जो एक कमेटी बनाई गई है, इनको हम कहते हैं उपभोक्ता संरक्षण परिषद। सबसे पहले है केंद्रीय स्तर पे, दूसरा है राज्य स्तर पे और तीसरा है जिले स्तर पे। इन तीनों ही स्तर पे उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन किया गया है। अगला है केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद। धारा 4 में इसका वर्णन है और केंद्रीय उपभोक्ता मंत्री इस परिषद के अध्यक्ष होंगे। कुछ सरकारी या गैर सरकारी अधिकारी कर्मचारी इसके सदस्य हो सकते हैं और प्रतिवर्ष कम से कम एक मीटिंग होना आवश्यक है। ठीक है, तो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद में केंद्रीय उपभोक्ता मंत्री अध्यक्ष होंगे, कुछ सदस्य होंगे, ये सभी लोग साल में कम से कम एक बार बैठक करेंगे। उसी प्रकार राज्य में धारा 7 के अंतर्गत राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन किया गया है। राज्य उपभोक्ता मंत्री इसके अध्यक्ष होंगे, कुछ सरकारी या गैर सरकारी अधिकारी इसके सदस्य होंगे। प्रतिवर्ष कम से कम 2 बैठक करना आवश्यक है। इसी प्रकार जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद धारा नंबर 8A के हिसाब से उसमें वर्णित प्रावधानों के हिसाब से गठित किया जाएगा। जिला कलेक्टर इसका अध्यक्ष होगा, कुछ सरकारी गैर सरकारी सदस्य इसके सदस्य होंगे और मिनिमम 2 मीटिंग करना आवश्यक है प्रतिवर्ष। ठीक, इस प्रकार ये जब मीटिंग करेंगे तो
इनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले जो कोर्ट हैं, ठीक है, उन सभी में कार्य किस तरीके से हो रहा है या क्या क्या उनमें बदलाव की आवश्यकता है, उन सभी का डिस्कशन यहाँ पे किया जा सकता है। इनके उद्देश्य बताए गए हैं। उपभोक्ता संरक्षण परिषद के उद्देश्य क्या हैं? तो इनके उद्देश्यों का वर्णन है धारा नंबर 6 में। इनका सबसे पहला उद्देश्य है जानकारी, इंफॉर्मेशन या जानकारी लेना और जानकारी प्रोवाइड करना। जानकारी लेना मतलब इनके अधिकार क्षेत्र में किन किन चीज़ों की किस प्रकार के उपभोक्ता अधिनियम का वायलेशन का मामला आया है, कोई माल या सेवा की गुणवत्ता किस प्रकार की है, इनको अगर ऐसा कोई कह सकते हैं कि अगर शिकायत मिलता है तो उन सभी की जानकारी रखना इनका एक उद्देश्य है। दूसरा है आश्वासन। किस प्रकार का आश्वासन? प्रतिस्पर्धा और जो कीमतें हैं वो सभी मार्केट में उचित प्रतिस्पर्धा कानूनों के हिसाब से ही हो रहे हैं या फिर गलत तरीके से चीज़ों के दाम या उनकी क्वालिटी कंट्रोल की जा रही है। इन सभी के बारे में जनता को आश्वासन देना, ये सभी किसका काम है? इन उपभोक्ता संरक्षण परिषद का काम है। ठीक है। अगला है सिक्योरिटी। जीवन या संपत्ति के लिए अगर कोई माल या सेवा संकट उत्पन्न कर सकती है तो इनके खिलाफ सुरक्षा देना भी किसका काम है, या सुरक्षा संबंधी नियम कानून बनाने का भी काम किसका है? उपभोक्ता संरक्षण परिषद का। अगला है सुने जाने का अधिकार। कोई व्यक्ति या कोई संस्था अगर अपने हितों के संरक्षण के लिए इनके पास आवेदन जारी करता है, आवेदन लगाता है, उनको सुने जाने का अधिकार भी किसके पास है? उनको सुने जाने का दायित्व किसका है? उपभोक्ता संरक्षण परिषद का। इसके अलावा शिक्षा, उपभोक्ता से संबंधित शिक्षा या जागरूकता फैलाना भी किसका काम है? उपभोक्ता संरक्षण परिषद का। इसके अलावा प्रतितोष, प्रतितोष का मतलब है यहाँ पे इस मामले में अगर उपभोक्ता के हक में फैसला आता है तो उपभोक्ता को किस प्रकार से कंपनसेट किया जाएगा, या रेड्रेसल, प्रतितोष का सीधा मतलब है रेड्रेसल, पूरे मामले का निपटारा किस प्रकार से किया जाएगा, यह सब भी व्यवस्था करना उपभोक्ता संरक्षण परिषद का काम है। ध्यान रखिए, परिषद अलग है और कोर्ट अलग है। उपभोक्ता संरक्षण के लिए कोर्ट अलग है, ये सिर्फ परिषद की बात हो रही है। ठीक है, अभी न्यायालयों की बात नहीं हो रही है। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक जो है उपभोक्ता विवाद प्रतितोष अभिकरण, यहाँ पे न्यायालयों की चर्चा की जाती है। ठीक है, तो हमने अभी जो देखा था वो था उपभोक्ता संरक्षण परिषद और उसके संगठन के उनकी संरचना के बारे में। केंद्रीय, राज्य और जिला स्तर पे इनके परिषद होंगे। उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति जो पीड़ित है, जो पीड़ित उपभोक्ता है, वो अपना केस कहाँ दर्ज करवाएगा, तो वो जिला, राज्य या राष्ट्रीय स्तर पे अलग अलग जगहों पे, अलग अलग कोर्ट में अपना एप्लीकेशन लगा सकता है। और इनसे संबंधित जो कोर्ट होंगे जिसको कि हम उपभोक्ता विवाद प्रतितोष अभिकरण कहते हैं, उनकी संरचना किस प्रकार है? तो एक जिला स्तर पे है, एक राज्य स्तर पे है और एक राष्ट्रीय स्तर पे है। इनके बारे में हमको यहाँ पे थोड़ा सा ठीक से देखना है, समझना है, क्योंकि यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले है जिला स्तर पे। जिला स्तर पे जो एजेंसी होगी उसको हम क्या कहेंगे? जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष अभिकरण। इसके बारे में धारा 10 में बताया गया है। इसके अध्यक्ष कौन होंगे? इसके अध्यक्ष होंगे जिला न्यायाधीश, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। यहाँ पे जो सदस्य हैं, कितने सदस्य हो सकते हैं? 2 सदस्य होंगे, जिनमें से एक महिला होना आवश्यक है। इस डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में जो व्यक्ति कार्यरत होंगे, इनका कार्यकाल कितना होगा? इनका कार्यकाल होगा 5 वर्ष या तो 65 वर्ष की आयु तक। ये लोग कितने अमाउंट तक का केस हैंडल कर सकते हैं? तो कोई ऐसा क्लेम जहाँ पे 20 लाख तक का अमाउंट फिक्स किया जा सकता है, उस अधिकारिता 20 लाख तक का जो अधिकारिता है वो जिला कंज्यूमर फोरम में सुना जाएगा।
इससे ज़्यादा का अगर मामला है, जैसे कि 20 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का मामला है, तो वो राज्य उपभोक्ता फोरम में चला जाएगा, और अगर 1 करोड़ से ऊपर का कोई मामला है तो वो राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जिले में 20 लाख रुपए तक के मामले एप्लीकेबल हैं, सुने जा सकते हैं। और अगर जिला उपभोक्ता फोरम से अगर कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं है, इनके निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो वो कहाँ अपील कर सकता है? राज्य आयोग में अपील कर सकता है। अब राज्य आयोग का संरचना, इसके बारे में बताया गया है धारा नंबर 16 में। इसके अध्यक्ष कौन होंगे? तो अध्यक्ष होंगे हाई कोर्ट के जज। यहाँ पे जो सदस्य होंगे वो 2 सदस्यों की यहाँ पे नियुक्ति की जाती है और 1 महिला होना आवश्यक है। यहाँ पे 5 वर्ष तक का कार्यकाल या 67 वर्ष की आयु तक यहाँ पे काम कर सकते हैं। सीमा यहाँ पे अमाउंट कितना तक का सीमा निर्धारित है? 20 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक का सीमा यहाँ पे निर्धारित है। राज्य कंज्यूमर फोरम 20 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक के मामलों पे सुनवाई कर सकते हैं, और अगर यहाँ पे व्यक्ति संतुष्ट नहीं है तो वो राष्ट्रीय आयोग में अपील कर सकता है। अब राष्ट्रीय आयोग में इनका संरचना कहाँ पे बताया गया है? धारा नंबर 20 में। कोई भी सिविल जज इसके अध्यक्ष हो सकते हैं, या ये जो सिविल जज हैं प्रेजेंट वर्किंग जज हो सकते हैं, या फिर एक्स जज हो सकते हैं। इन दोनों ही मामलों में भी सेम कंडीशन लागू होता है। वर्तमान में कार्यरत या फिर पूर्व या रिटायर्ड जो जज हैं वो यहाँ पे जिला न्यायाधीश की कंडीशन में क्या है? वर्तमान जिला न्यायाधीश या फिर कोई रिटायर्ड जिला न्यायाधीश यहाँ पे अध्यक्ष हो सकते हैं। हाई कोर्ट के जज की जब बात आती है तो वर्किंग जज मतलब वर्तमान कार्यरत जज या रिटायर्ड जज यहाँ पे अध्यक्ष हो सकते हैं, और राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम में कोई सिविल जज जो कि वर्तमान में कार्यरत है या फिर रिटायर्ड है वह भी यहाँ पे अध्यक्ष की भूमिका में हो सकते हैं। सदस्यों की बात करें तो यहाँ पे 4 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें से 1 महिला होना आवश्यक है। इनका जो कार्य अवधि है वो 5 वर्ष या फिर 70 वर्ष की आयु तक हो सकती है। यहाँ पे 1 करोड़ से अधिक तक के मामलों को सुना जाता है, और अगर यहाँ पे भी हम संतुष्ट नहीं होते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लो कोई मामला 20 लाख रुपए तक का ही था, लेकिन यहाँ पे व्यक्ति असंतुष्ट हो जाता है जिला न्यायालय में, जिला उपभोक्ता फोरम में वह असंतुष्ट रहता है। ऐसी कंडीशन में वह अपना मामला राज्य उपभोक्ता फोरम में लेके जाएगा। हालांकि उसका जो केस है वो 20 लाख रुपए से नीचे का है, लेकिन वह कहाँ अपील कर सकता है? राज्य उपभोक्ता फोरम में अपील कर सकता है। लेकिन अगर यहीं पे ये मामला 20 लाख से ऊपर का होता तो वो मामला फर्स्ट सबसे पहली बार कहाँ सुना जाता? राज्य उपभोक्ता फोरम में। जबकि इस केस में अगर यह व्यक्ति, इसका मामला 20 लाख रुपए से कम का है और यह फैसले से संतुष्ट नहीं है, तब ये राज्य उपभोक्ता फोरम में अपील करेगा, और राज्य उपभोक्ता फोरम में भी अगर ये संतुष्ट नहीं है तब ये राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम में अपील करेगा, और राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम से भी संतुष्ट नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, और वहाँ उसका जो फैसला होगा वो मान्य होना ही पड़ेगा, बाध्यकारी हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारा उपभोक्ता विवाद प्रतितोष अभिकरण, या जिसको हम सामान्य भाषा में कंज्यूमर फोरम के नाम से जानते हैं, जहाँ पे कोई भी उपभोक्ता जाकर के अपने साथ हुए शोषण के मामले में अपील कर सकता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। इसके बचे हुए प्रावधानों के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। थैंक यू।